महिला शत्रुपा थी, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे और सब मानव इन्हीं की संतान है। मनु के कारण ही इंसानों को मानव या मनुष्य कहा जाता है। इनके समय 7 द्वीपों के नाम मिलते हैं: जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, शाक, पुष्कर और क्रौंच। इन 7 द्वीपों में से सबसे ज्यादा आबादी जम्बू द्वीप पर रहती थी और बाकी द्वीपों पर बहुत कम आबादी थी। जम्बू द्वीप इन 7 द्वीपों के बीचों बीच स्थित है। स्वयंभू मनु के पुत्र का नाम था प्रियव्रत, जो मनु के बाद पूरी धरती के राजा बने। प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, जिनमें से 3 ने ब्रह्मचर्य को अपना लिया था और बाकी 7 पुत्रों को प्रियव्रत ने 7 द्वीपों में से एक एक द्वीप सौंपकर उन्हें वहां का राजपाट सौंप दिया था, जिसमें जम्बू द्वीप अग्निद्र को मिला, जहां 9 अलग अलग क्षेत्र थे। 9 क्षेत्रों को अग्निद्र ने अपने 9 पुत्रों में बांट दिया था। इनके नाम इलाव्रत, भाद्रस्व, किमपुरुष, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु, हिरण्मय और नाभि, जिसे हम भारत कहते हैं। यह उन्हीं के नाम पर है जिन्हें यह क्षेत्र मिला था, यानी नाभि। नाभि के पुत्र थे ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर ही इस विशाल क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। और फिर बाद में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बट गया। इन्हीं 16 महाजनपदों से मिलकर एक भारतवर्ष बनता है, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। यानी अखंड भारत का नाम भारतवर्ष है, जो आज कई भागों में बटा है। पहले समस्त जम्बू द्वीप पर हिंदुओं का शासन हुआ करता था। जम्बू द्वीप से छोटा है भारतवर्ष। धीरे धीरे शासन घटकर केवल भारतवर्ष पर रह गया था। बाद में कुरु और पुरु की लड़ाई और मध्यकाल में लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ इतना हिंदुस्तान दिखता है। जम्बू द्वीप, जिसमें इतना बड़ा क्षेत्रफल था, इसके बाद भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाद हिंदुस्तान, इस बदलते नाम की तरह भारत का क्षेत्रफल भी घटता चला गया। जम्बू द्वीप लगभग पूरा एशिया कहलाता था और भारतवर्ष में दक्षिण एशिया के लगभग समस्त देश आते थे। आर्यवर्त, जिसके बारे में बहुत से भ्रम है, लोग भारतवर्ष को ही आर्यवर्त मानते हैं, लेकिन आर्यवर्त के बारे में सबसे शुरू में जो जानकारी मिलती है वो है काबुल की कुंभा नदी से गंगा नहाया गया है, वो सबसे प्राचीन है। इसके अलावा जिन ग्रंथों में बताया गया है उनमें भ्रम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्यवर्त की सीमा समय के साथ कम होती चली गई या बदलती गई। इसलिए सत्य वही है जो सबसे प्राचीन है, और सबसे प्राचीन ये है कि आर्यवर्त ऐसे लोगों का स्थान है जो श्रेष्ठ है, यानी जो सब कुछ जानते हैं। ऐसे लोगों को आर्य कहा गया है। हमारे यहाँ स्त्री उस समय अपने पति को भी आर्य कहती थी, क्योंकि वो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ था। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेष्ठ लोगों को आर्य कहा गया और आर्यवर्त को श्रेष्ठ लोगों की भूमि। किंतु भारत में ही ऐसे लोग भी थे जो श्रेष्ठ नहीं थे, यानी जो निम्न थे। कहने का मतलब यह है कि जो उस लेवल पर सोच नहीं सकते थे। यहीं से जातिवाद भी धीरे धीरे शुरू होता चला गया। शुरू में जहाँ लोगों को उनके गुणों को देखकर उनकी जाति निर्धारित की जाती थी, परंतु बाद में यह पिता के आधार पर देखा जाने लगा और लोग एक दूसरे में भेद करने लगे। बहुत से लोग मानते हैं कि अखंड भारत ही आर्यवर्त था, जो भारत का पुराना नाम था। हालांकि भारतवर्ष का एक नाम आर्यवर्त भी है, लेकिन आर्यवर्त भारतवर्ष का एक हिस्सा था। आपने अक्सर पुजारी को पूजा में एक श्लोक बोलते हुए सुना होगा, जिसमें पुजारी जम्बू द्वीप, भारत खंडे और भारतवर्ष जैसे नामों के साथ हमारे निवास स्थान का नाम भी लेते हैं। यही विधि सदियों से चली आ रही है, जहाँ जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारत खंड, भारतवर्ष और इन्हीं के अंदर आर्यवर्त आता था। और कुछ श्लोकों में आर्यवर्त के बाद ब्रह्मावर्तक भी नाम मिलता है। हमारे पूर्वज हमारे पीछे हमारे लिए एक गौरवशाली इतिहास रचकर गए हैं, जिस इतिहास को नष्ट करने की कई नाकाम कोशिशें की गई। संभव है कि जहाँ तक इतिहास स्पष्ट रूप से नजर आता है, केवल उस इतिहास को उन्होंने लिखा, और जिस इतिहास को हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा उसे उन्होंने ग्रंथ, महाकाव्य और अलग अलग नाम दे दिया। यह कह सकते हैं हमें उनसे गुमराह किया गया। भारत कई सालों तक विदेशियों का गुलाम रहा। ऐसे विदेशी जो उनके धर्मों को छोड़कर किसी धर्म का सम्मान नहीं करते थे, उन्होंने भारत के इतिहास को नष्ट किया और हमारी धरोहरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। उम्मीद है आपको मैंने जो बताया वो समझ आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक